महारानी एक सीरीज, और उसका जिक्र मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम पत्रकारों के लिए वो ज्यादा रिकॉल सीरीज रह गई जब आप राजनीति पर कुछ करते हैं। और आप लोग अपने किरदारों से हमें गलत भी साबित करते हैं कि रिकॉल सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर नहीं हो सकता। जब वो आप पूरी सीरीज कर रहे थे, मैं उसको जितनी बार देखा, और चूंकि मैं बिहार का नहीं हूं लेकिन बिहार की राजनीति को बतौर पत्रकार समझता हूं, मुझे आपके किरदार में किरदार दिखाई दे रहा था। और आपको मैंने कई बार इस इंटरव्यू की तैयारी बाकी किसी में नहीं दिखाया तो पिटवाओगे तुम मुझे यार। बाकी का मैं बाकी जिस दिन मंच पर आएंगे उस दिन उनकी भी यही बात कह दूंगा कि उनमें दिख रहा था। आप में मुझे किरदार जो दिख रहा था क्या, और क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं अमित, क्योंकि मैंने आपको बाकी इंटरव्यू पर भी जब भी देखा, सुना या पढ़ा है, आप उन सोशल चीजों से अवेयर रहते हैं, आसपास जो घट रहा है उसके बारे में पता है। क्या आपको ऐसा लगा कि आपका किरदार रिलेट हो रहा है, और अगर वो लगने लगता है तो उस जैसा कर दूं क्योंकि लोगों को भी वही लगेगा, या उससे अलग ही रहूं? ये क्या होता है? यार मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलता हूं, मेरी तो जो लाइफ चल रही है वो है जादुई जिंदगी, मैजिकल लाइफ है। अभी क्या है, मैंने जितने भी काम किए हैं और जितने भी काम जिन लोगों के साथ किए हैं, वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे। तो अब महारानी की अगर बात करें तो सुभाष कपूर जो कि क्रिएटर थे शो के, हैं मतलब अभी भी, और उनके साथ जो राइटर्स थे नंदन, उमाशंकर, ये लोग इतनी बढ़िया इनकी अंडरस्टैंडिंग थी बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, इतनी बढ़िया रिसर्च थी। इन लोगों को एक एक चीज पता थी कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो मैंने पूछा था इनफैक्ट कि मैं किसी एक्टिव पॉलिटिशियन पे या पास्ट पॉलिटिशियन पे इसको बेस करूं क्या अपने काम को। तो मुझे सुभाष भाई ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि तुम अपनी तरह से करो, और वो मैंने उसको थोड़ा सा सीरियसली कम लिया क्योंकि मैं उन दिनों बहुत काम कर रहा था। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, फिर ये तो हो जाएगा ना, मतलब ये भी जमतारा में भी पॉलिटिशियन बन गया, इसमें बन गया, थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करके चेपा चेपी करके ये भी निकाल लूंगा और कर लूंगा यार, हो जाएगा। तो पहले दिन पहुंचा मैं, उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट सीन दिया, और मेरी थोड़ी सी आदत है कि लाइनों को अपना बनाने की, अपने तरीके से बोल देने की, थोड़ा हेर फेर कर देने की, इधर से उधर कर देने की, कि मतलब फ्रेमवर्क में रहूं, मामला वही जाए जो जाना चाहिए, लेकिन अपना बना पाऊं उसको। वो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स वही करते हैं, वो अपनी ईज के लिए। और अब मैंने कुछ भाषणबाजी चालू करी और सुभाष भाई बोलते हैं नहीं फिर से करो, फिर मैंने किया नहीं फिर से करो। तो लाइनें क्यों बदल रहा है तू, लाइनों का हर वर्ड का मतलब है। तो बहुत समय के बाद क्या हुआ, एक वो जो जिस चीज को मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था रोल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए। और क्योंकि मुझे एक बॉक्स में डाल दिया गया कि इस बॉक्स की दीवारों पे सिर मारता रहे, इससे बाहर नहीं निकल सकता, इस फ्रेमवर्क में ही काम करना है, और हर लाइन को पिरो पिरो के लिखा गया है और वैसे ही समझ के बोल उसको। तब मुझे समझ में आया कि यार एक नई कुछ तो दरवाजा खिड़की खुली अंदर से एज एन एक्टर, कि अरे हाँ ये भी एक चैलेंज है। सारा टाइम क्या है कि मैं गया, अपना कर दिया, लोगों ने ताली बजाई, मेरा भी सिर जो है वैसा हो गया कि हाँ तो मैं कर ही लेता हूँ, निकल जाएगा काम। बट ये वो काम नहीं था, क्योंकि एक पॉलिटिकल लैंग्वेज थी उसके अंदर जिस तरीके के संवाद लिखे गए थे, उस हर चीज का मीनिंग था, और वो एक प्ले था हर कैरेक्टर के साथ, तो महारानी पर से में बहुत अच्छी खासी मेंटल मेहनत करनी पड़ी मुझे करने में उसको। आपने बताया आप लाइनों में थोड़ा हेर फेर करते हैं, और अमूमन एक्टर ऐसे करते हैं। अमित भाई बहुत मुस्कुरा रहे थे क्योंकि भाई हम जैसों की शक्ल सामने दिख रही थी, और जैसा मैंने कहा कि अगर घर में घुसकर मारने का कोई दूसरा भी शब्द होगा तो उसको यूं भी परिभाषित किया जा सकेगा। लेकिन बात सही है कि हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है, और बात को यहीं ले आते हैं। अक्सर हम लोग जब भी आप जैसे प्रख्यात अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या कुछ है आने वाला है। अमित भाई, कोई एक ऐसी डिलीवरी, कोई एक ऐसा डायलॉग, कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस, एक्ट जो उस वक्त करना बहुत मुश्किल रहा किसी भी कारण से, कभी तबीयत,
कभी इमोशनल रीजन होता है, और लेकिन आप सब प्रोफेशनल हैं, आप परफॉर्म करते हैं, वो चीज नहीं निकल रही थी लेकिन वो निकालनी पड़ी। जरा वो बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज रही थी कि परफॉर्मेंस तो हमको दिखेगी, आज पीछे की कहानी आ जाए कि ये कितना। मैं इसमें एक ही बात उजागर करना चाहूंगा, वो ये है कि एक तो हमारे काम में एक एक लाइन है जो बड़ी प्रचलित रहती है हमेशा, उसके ऊपर तालियां भी पड़ती हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मासूम लगते हैं वो लोग जो इन बातों पे ताली बजाते हैं कि क्या एक्टर है यार, वन टेक एक्टर है ये, एक टेक में कर देता है सब कुछ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वन टेक एक्टर कुछ नहीं होता है। वन टेक एक्टर जो है वो यूजुअली एक्टर होते नहीं हैं। तो वो आते हैं और अपनी लाइन बोलते हैं, उनका एक ही मीटर होता है, उसमें बोलते हैं, आगे चले जाते हैं। मुझे मेरे काम में तब तक वो लाइनें बार बार बोलने का मन है जब तक कि वो लाइन जो है आपकी ना हो जाए, और जिस इंसान ने वो लाइन लिखी है, जिसकी आप लिखी हुई लाइनें या जिसका जीवन आप दिखा रहे हो ऑडियंस को, वो जब तक सत्य ना हो जाए आपके लिए। और उसमें कभी कभी 10 टेक भी हो जाते हैं, 15 टेक भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 ही में हो जाता है। एक में अगर हो जाता है तो लगता ही नहीं ऐसा कि अच्छा किया है, तो और करना पड़ता है, फिर बाद में डिसाइड होता है या पता चलता है कि नहीं वो पहली वाली ही ठीक थी। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूं मैं अपने प्रोफेशन को और अपने काम को, बहुत पायस मानता हूं, और उसमें मजाक नहीं करता बिल्कुल भी। उसमें ये नहीं हो सकता फिर कि यार ऐसे करके चले गए, वो उसको पाना पड़। हम लोग एक्टर बने क्यों हैं? हम वो जो टेक्स्ट है उसको पाने के लिए एक्टर बने। अगर उसको पा ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा है ये काम करने का? फिर वो 30 साल तक जो मैं लॉस्ट था, अभी भी लॉस्ट ही हूँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जीवन का। तो मेरे लिए बहुत ही पायस काम है ये, और जो भी करता हूँ डिटेल से करता हूँ, घुस के करता हूँ।